दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजली जहाँ से बनती है वो हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है और पोल में करंट लगने पर हमें किस प्रकार बचना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि जो 66 केवी की जो लाइन है उसके नीचे हम जाते हैं तो हमें झंझनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, वो क्यों देती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत होती है और स्पीड के लिए हम इन टावरों का उपयोग करते हैं। ये टावर जो आप देख रहे हैं तो करंट की स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं और उसी को पोटेंशियल कहते हैं। टेक्निकल भाषा में उसे टेंशन कह देते हैं। और यदि वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो उसे हाई टेंशन कहते हैं, क्योंकि टावरों में करंट ले जाने के लिए हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अर्थात ऐसा करंट जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो उसे हाई वोल्टेज कहते हैं। तो टावर आप देख रहे हैं तो टावर का जो सबसे निचला भाग होता है वो क्या कहलाता है, टावर की बॉडी कहलाता है। ठीक है, उसके ऊपर आता है जो ये पिंजरा टाइप का टावर की बॉडी के ऊपर, इसे कैज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैज कहते हैं। और कैज के जो ऊपर वाला टॉप होता है उसे पीक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पीक। और जो ये हाथ की तरह आप देख रहे हो दोनों तरफ, इनको क्रॉस आर्म कहते हैं। और जो ये लटके हुए हैं नीचे आप देख रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें वायर की ज़रूरत होती है। ये वायर ACSR का होता है। ACSR की फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूती। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये निचला जो अंदर का भाग होता है ये भाग स्टील का होता है और ये ऊपर का जो गुच्छा होता है ये एल्यूमिनियम का होता है। चाहते तो हम तांबे के तार का भी प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि तांबे का तार का प्रतिरोध कम होता है। तो इस तार का प्रतिरोध कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मोटा बना देते हैं जिससे कि प्रतिरोध कम हो सके। दो टावरों के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्पैन कहते हैं। ये स्पैन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दी जाती है कि पहाड़ी क्षेत्र है या फिर घुमाव का क्षेत्र है। यदि घुमाव हो तो अलग दी जाती है। और जो स्पैन से जो तार का झुकाव दिया जाता है उसको सैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। और जो ज़मीन से जितना तार ऊपर उठा हुआ है उसे ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, तार को यहाँ कंडक्टर कहते हैं। जो अर्थ वायर होता है वो टावर के टच होकर जाता है, इसमें इंसुलेटर नहीं लगाया जाता क्योंकि यह ज़मीन में एक्स्ट्रा करंट को धकेलता है, इसलिए इसमें इंसुलेटर नहीं लगता। वैसे तो ये एल्यूमिनियम का ऊपर का भाग बना हुआ होता है, लेकिन अंदर जो है, जो पुराने ज़माने में जो फ़ोन का कनेक्शन होता था वो जो केबल में जो तार काम में लिए जाते थे ठीक उसी प्रकार के तार इसमें काम में लिए जाते हैं। अब क्या है, PLCC क्या होता है। PLCC की फुल फॉर्म होती है पावर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस तार से पावर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम आजकल कंपनियां चला रही हैं, इसी को काम में लेती हैं कि ये क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा इसमें इंटरनेट का आदान प्रदान हो सकता है। जो भी कंप्यूटर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, आप डिश लगाते हैं उसका कनेक्शन होता है, उसमें पावर लाइन कम्युनिकेशन द्वारा ही इंटरनेट पकड़ता है। फेज कंडक्टर को ले जाने के लिए इंसुलेटर लगा दिए जाते हैं। ये इंसुलेटर 90 डिग्री पर लगा हुआ है, क्योंकि जब वायर को बिल्कुल सीधा ले जाया जाता है तो 90 डिग्री पर इंसुलेटर लगता है, और जब घुमाव होता है तो कुछ इस प्रकार का इंसुलेटर लगाया जाता है। इसको घुमाव के जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं उन्हें स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं, और जो 90 डिग्री पर लगाए जाते हैं उन्हें सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर। पोल पर हाथ लगाने पर आपको करंट दो तरीकों से लगता है, टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। टच पोटेंशियल क्या होता है कि आप जब पोल को टच करेंगे, यानी कि पोल से कोई तार टूटकर पोल को टच हो जाता है और यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो आपको हल्का सा झंझनाहट महसूस होगा, उसे टच पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन इस स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है कि तार पोल से टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वोल्टेज बनाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वोल्टेज बनाने के कारण आप जैसे ही जाएंगे, जैसे एक पैर यहाँ पर है और एक पैर यहाँ पर है, यानी कि अलग अलग जगह पर आप पैर रखेंगे तो आपको करंट ज़रूर लगेगा, क्योंकि वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही करंट लगता है। यदि आप जैसे 7 वोल्ट पर आप हैं
और यहाँ पर दोनों पैर एक जगह करके आप जंपिंग लगाएंगे तो आपको सिर्फ टच पोटेंशियल लगेगा, स्टेप पोटेंशियल नहीं लगेगा। हल्का सा झंझनाहट महसूस होगा लेकिन आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। इंसुलेटर के पास में कुछ इस प्रकार की रिंग लगाई जाती हैं, उन्हें एंटी कोरोना रिंग कहते हैं। एंटी कोरोना रिंग, ठीक है। ये रिंग क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है या फिर वोल्टेज हाई आता है, तार गर्म हो जाता है, बारिश के मौसम में आप देखते होगे कुछ इस प्रकार की चिंगारी उत्पन्न होती हैं, नीचे आप जाते होगे पोल के नीचे। तो ये रिंग क्या काम करती है कि वोल्टेज को अपने चारों तरफ फैला लेती है, जिससे तार गर्म होकर टूटने से बच जाता है। मेन करंट का जो वायर होता है आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये इंसुलेटर के टच होकर जाता है, यानी कि इंसुलेटर में करंट नहीं आता है क्योंकि यह चीनी मिट्टी का या फिर ग्लास का या फिर पॉलीमर का बना हुआ होता है, जिससे कि पोल के जो क्रॉस आर्म होते हैं उस आर्म में करंट नहीं आता है। इंसुलेटर के दोनों तरफ ये जंपर वायर लगाया जाता है। ये जंपर वायर आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इंसुलेटर पर जो मेन करंट होता है उसका लोड कम हो जाए। एक तो ये लोड कम हो जाता है, दूसरी बात जब किसी पोल पर कोई वर्कर काम कर रहा होता है तो दूसरे पोल पर जाकर इंसुलेटर के पास में जो जंपर लगा हुआ होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिससे कि उधर पावर सप्लाई होना बंद कर देता है और वो दूसरे पोल में आसानी से काम कर सकें। इंसुलेटर के पास में कुछ इस प्रकार के जंपर लगाए जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जब हाई वोल्टेज का करंट तारों के बीच में जाता है तो वो कंपन पैदा करते हैं, तो कंपन से तार टूट कर गिर जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए इस प्रकार के जंपर लगाए जाते हैं। बड़ा करके देखेंगे इस प्रकार का दिखेगा, इसको स्टोक ब्रिज जंपर कहते हैं। स्टोक ब्रिज जंपर कहते हैं। अब ये स्टोक ब्रिज जंपर क्या करता है, जिस प्रकार पक्षी के पंख होते हैं वो हिलते हैं उसी प्रकार से हिलता है और कंपन को ख़त्म कर देता है। स्पेसर क्या होता है आप इस चित्र में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार के स्पेसर लगाए जाते हैं, वो कई प्रकार कहते हैं। आप देखते होंगे कई जगह तारों के बीच में लोग बांस की लकड़ी फंसा देते हैं। बांस की लकड़ी क्यों फंसाते हैं? क्योंकि दोनों तार टच नहीं हो, तो ये तारों को टच होने से बचाने के लिए स्पेसर लगाए जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं। कई जगह आप देखते हैं कि तारों के बीच में लाल रंग की गेंदें फंसा दी जाती हैं। ये ज़्यादातर एयरपोर्ट के पास में मिलती हैं। एयरपोर्ट पर इनको 50 फीट की दूरी पर लगाया जाता है और जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र पर 200 फीट की दूरी पर भी लगाया जाता है। ठीक है, ये क्यों लगा दी जाती हैं? क्योंकि जब एरोप्लेन आती है तो उनको ये पता लग सके कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ लैंडिंग नहीं करना है। और पहाड़ी क्षेत्र में इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि कोई भी उड़ता हुआ आ रहा है और उसको ये दिख सके कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, नहीं तो वो ट्रांसमिशन लाइन से टकराएगा और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद में ट्रांसमिशन लाइन को सब स्टेशन में पहुँचा दिया जाता है, यानी कि पावर हाउस में पहुँचा दिया जाता है। सब स्टेशन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन यदि हम 66 kV की लाइन को आप सब स्टेशन में पहुँचाओगे तो पूरा सब स्टेशन को ही उड़ा देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम में लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनको क्या कहते हैं, बस कहते हैं। इनको बस कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को इन बस से जोड़ दिया जाता है, लेकिन बस से डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, उससे पहले भी कई चीज़ें लगा दी जाती हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, वोल्टेज ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है और सब स्टेशन को कितना वोल्टेज चाहिए। जैसे हमें 33 kV का सिर्फ वोल्टेज चाहिए और उसमें आ रहा है 66 का, तो वोल्टेज ट्रांसमीटर लगाएंगे। आप बोलेंगे कि वोल्ट मीटर लगा लेते, तो वोल्ट मीटर तो इतना छोटा होता है कि उसको उड़ा देगा पावर हाउस, पूरा पावर हाउस ही ख़त्म। तो ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसमीटर लगाते हैं जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यदि वोल्टेज ट्रांसमीटर मापने में कुछ गड़बड़ी कर जाए,
उसने गलत माप दिया हो, तो उससे पहले क्या करेंगे, एक अरेस्टर लगाते हैं अरेस्ट करने के लिए। जिस प्रकार प्रेशर कुकर होता है, आप कोई भी चीज़ बनाते हो उसमें जितना ताप चाहिएगा प्रेशर कुकर रख लेगा, लेकिन ज़्यादा ताप होगा उसको बाहर फेंक देगा, चल भाई तू बाहर चल। तो ये सर्ज रेस्टर भी ऐसा ही काम करता है। जितनी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है सब स्टेशन को, उतनी करंट की तो रख लेगा सप्लाई, लेकिन वो ज़्यादा होगी तो उसको ज़मीन में धकेल देगा, चल भाई तू नीचे चल। तो ये सर्ज रेस्टर लगाया जाता है। फिर भी यदि मान लीजिए वोल्टेज भी सही नहीं आ रहा है, सर्ज रेस्टर भी काम करना बंद कर दिया, तो क्या करें? तो क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं। स्विच क्या काम करता है कि इसको यहाँ पैर से दबाएंगे, ये यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा और ट्रांसमिशन लाइन का कनेक्शन उसमें जो सब स्टेशन होता है उसमें जाने से बंद हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जब आप स्विच को हटाने जाएंगे उससे पहले तो पूरा पावर हाउस ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। घर पर तो क्या करते हैं कि मेन गेट पर एमसीबी लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन यहाँ पर बड़ा सा सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत होती है। तो इस चित्र में देख रहे हैं आप, ये सर्किट ब्रेकर है। ये क्या करता है, जब इधर कुछ गड़बड़ हो जाता है सब स्टेशन में, तो ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है, पावर सप्लाई को रोक देता है। वोल्टेज को तो आपने माप लिया, लेकिन करंट को कौन मापेगा? क्योंकि कितने करंट का सप्लाई हो रहा है, यदि ज़्यादा करंट का सप्लाई हो गया पावर हाउस उठ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? आप कहोगे कि एमीटर का प्रयोग कीजिए, एमीटर को तो उड़ा देगा ये, तो उसके लिए हमें बड़ा सा एमीटर चाहिए। तो उस बड़े से एमीटर को क्या कहते हैं? सीटी कहते हैं, करंट ट्रांसमीटर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये करंट ट्रांसमीटर है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। आपके घरों में जो बिजली जाती है वो 45 से 55 की होती है, यानी कि 50 के आसपास होती है। तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आप देखते होंगे ये एल्यूमिनियम के बॉक्स लगा दिए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बॉक्स ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करता है, और घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है, कितने फ्रीक्वेंसी की बिजली चाहिए उसको भी ये उतनी ही बिजली की सप्लाई करता है जितनी चाहिए। जैसे अपने को 45 से 50 की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उतनी ही ये सप्लाई करता है। इतना सब कुछ करने के बाद में ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया जाता है। लेकिन उससे पहले भी हम सर्ज रेस्टर और लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है पीछे सर्ज रेस्टर में कुछ खराबी आ जाए, वोल्टेज ट्रांसमीटर में कोई खराबी आ जाए, तो सर्ज रेस्टर और लगा देते हैं ताकि वोल्टेज कंट्रोल होता रहे। उसके बाद आता है, आप सब स्टेशन गए होंगे, पावर हाउस में गए होंगे, तो नीचे जो कंक्रीट छोटे छोटे पत्थर बिछे हुए होते हैं, ये क्यों बिछे हुए होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग सके और ये पोल से टच नहीं होंगे जिससे कि करंट पैदा हो। दूसरी बात आती है कि जो ऑयल इनमें से गिर जाता है नीचे, तो फिसलन पैदा नहीं हो, कोई भी वर्कर यहाँ काम करने के लिए जाएगा तो वो फिसल कर नहीं गिरे, इसके लिए भी लगाए जाते हैं। तीसरी बात आती है कि पावर हाउस में जब वाइब्रेशन होता है, करंट की सप्लाई होती है, तो वाइब्रेशन से हमिंग साउंड पैदा होती है, तो हमिंग साउंड को भी ये कंट्रोल करते हैं। चौथी बात आती है, जब कोई तार टूट कर मान लीजिए नीचे गिर गया, तो वहाँ पर स्टेप पोटेंशियल को कम करने के लिए बिछाए जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल का सर्ज रेस्टर या लो पोटेंशियल, तो ये हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भेज देता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपके घरों में बिजली आती है पोल के द्वारा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। अब तक आपने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा है और अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए पुराने ज़माने में क्या करते थे कि पोल लकड़ी के होते थे, वुडन पोल, लेकिन ये ख़राब हो जाते थे जल्दी ही, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाते थे। उसके बाद में क्या किया कि जो लोहे के जो खोखले पोल होते हैं
उनको काम में लेना शुरू किया, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। उसके बाद में जो रेलवे की जो पटरी होती हैं, वहाँ पर जो पोल होते हैं, वेस्टेज पोल, उनको काम में लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। उसके बाद में क्या किया कि आरसीसी के पोल लेने लगे। आरसीसी, इसको इसकी फुल फॉर्म है रेनफोर्स सीमेंट और कंक्रीट। तो रेनफोर्स और सीमेंट और कंक्रीट से बनाए जाते हैं, यानी कि रेनफोर्स का मतलब मजबूत होता है, सीमेंट और कंक्रीट से ये बनाए जाते हैं, ये काम में लिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ले जाने के लिए पोल के ऊपर एक वी शेप में क्रॉस आर्म लगाया जाता है, उसे वी क्रॉस आर्म कहते हैं। वी क्रॉस आर्म होता है, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दिया जाता है, ये पिन टाइप का इंसुलेटर होता है और उसके ऊपर वायर लगाया जाता है। पुराने ज़माने में वायर नंगे ले जाए जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, लेकिन आजकल क्या होता है कि प्लास्टिक की लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए काम में लेने लगे। क्यों लेने लगे? क्योंकि नंगे तार जो होते हैं उनमें ख़तरा ज़्यादा होता है और जंग लगने से वो ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए अब प्लास्टिक की लाइन बिछाने लगे। उसमें कुल 5 वायर होते हैं। 5 वायर कौन कौन से होते हैं? 2 तो इनमें फेज के वायर होते हैं, 2 होते हैं फेज के, और 2 वायर होते हैं स्ट्रीट लाइन के, जो कि रोड लाइन होती है उस पर लाइट लगा दी जाती है, ये स्ट्रीट लाइट हो गई। और एक वायर होता है न्यूट्रल वायर होता है। पोल के ऊपर आप देख रहे हैं इंसुलेटर कुछ इस प्रकार के लगा दिए जाते हैं, इन्हें स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। जब तार खींचते हैं तो इस पोल का झुकाव इधर हो जाता है, खिंचाव होने के कारण इसको गिरने से बचाने के लिए एक स्टे लगा दिया जाता है। ज़मीन में गाड़ कर 2 तारों के बीच में एक इंसुलेटर फंसा दिया जाता है, इसे स्टे इंसुलेटर कहते हैं। स्टे का मतलब होता है ठहराव। इंसुलेटर भी कई प्रकार के होते हैं। ये इंसुलेटर पॉलीमर का बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है, और ये इंसुलेटर चीनी मिट्टी का बना हुआ है। ज़्यादातर हम चीनी मिट्टी के इंसुलेटर का ही प्रयोग करते हैं। यह इंसुलेटर पिन इंसुलेटर कहलाता है, जो पोल के ऊपर वाले वायर पर लगाया जाता है, इसे पिन इंसुलेटर कहते हैं। और ये जब खिंचाव होता है, जैसे स्टार्ट में लगाया जाता है या फिर सबसे लास्ट में लगाया जाता है, इसको कैप इंसुलेटर कहते हैं या फिर डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। डिस्क इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गार्डिंग वायर। गार्डिंग वायर क्या होता है? आप चित्र में देख रहे हैं, गार्डिंग वायर इस प्रकार लगाए जाते हैं क्योंकि सड़क के किनारे दोनों तरफ पोल हैं। यदि इधर से कोई वाहन गुजर रहा है, यदि ये मान लीजिए तार टूटकर नीचे गिर गया तो यहाँ पर लोग मर जाएंगे, इसलिए ये गार्डिंग वायर लगाया जाता है ताकि तार कोई भी टूट जाए और इस गार्डिंग वायर पर ही ठहर जाए और नीचे दुर्घटना होने से बच जाए। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने से पहले भी हम इंसुलेटर के बीच में एक वायर लगाते हैं, उसे जंपर वायर कहते हैं। ये जंपर वायर क्या करता है? ज़्यादा वोल्टेज जब आ जाता है तो ये बिल्कुल पिघल जाता है और टूट जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। पुराने ज़माने में ये लगाते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को डायरेक्ट सीधा ही ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले भी इस चित्र में देखिए ये सर्जरेस्टर लगाते हैं। सर्जरेस्टर के पास में एक न्यूट्रल का वायर होता है, जो कि आपके पोल के नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ये वायर सर्जरेस्टर से कनेक्ट होता है। सर्जरेस्टर क्या करता है कि ज़्यादा वोल्टेज आता है, जितना ट्रांसफार्मर को चाहिए उतना तो पहुंचा देगा, लेकिन ज़्यादा आता है उसको ज़मीन में धकेल देता है, ज़मीन में पहुंचा देता है। उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हाई वोल्टेज को, यानी कि हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करके आपके घरों तक बिजली पहुंचा देता है। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, और जो ट्रांसफार्मर है उसकी पूरी डिटेल, उसकी बनावट पूरी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा।